नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसदीय खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद की केंद्रीय कक्ष में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें अहम सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी को दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित रहेगी। लोकसभा में आम बजट पेश होने के 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट की प्रति सभा पटल पर रखेंगी। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कोविड-19 महामारी की वजह से मौजूदा स्थिति को देखते हुए सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से सम्मन जारी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के मुताबिक राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझें अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र कोविड महामारी की वजह से नहीं हो पाया, जबकि मॉनसून सत्र को तय समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के नोटिस फॉर्म नोटिस कार्यालय में उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्य इन प्रपत्रों पर ई नोटिस के अलावा प्रश्नों के नोटिस दे सकते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में तारांकित प्रश्नों के नोटिस के लिए एक सदस्य को 150 फॉर्म जारी किए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो 50 तक अतिरिक्त फॉर्म बैच से प्राप्त किए जा सकते हैं। – 2018 से 2020 के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा है। अगस्त 2017 में राज्यसभा के सभापति का पदभार संभालने के बाद एम वेंकैया नायडू ने सदन के सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अपने विचार रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस अवधि के दौरान डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली का उपयोग भी सदन में पहली बार किया गया। 14 साल की अवधि में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल 5 गुना तक बढ़ा है। 2020 में 49 हस्तक्षेप क्षेत्रीय भाषाओं में हुए, यानी कि 33 बैठकों के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग में 512% की वृद्धि हुई। 2018 से 2020 के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कई गुना बढ़ा है। संस्कृत की बात करें तो 2019 से 2020 के दौरान 12 हस्तक्षेप इस भाषा में किए गए। अगस्त 2017 में राज्यसभा के सभापति बनने पर एम वेंकैया नायडू ने सदन के सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अपने विचार रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। और संसद का बजट सत्र आगामी 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के नोटिसों की संख्या को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही के नियम और संचालन की प्रक्रिया के नियम 266 के तहत ये दिशा निर्देश जारी किया है। अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन करने की इच्छा रखता है तो उसे 10 से अधिक संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि सदस्य ने प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया हो। तब तक धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधनों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है, या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से। केवल पहले 10 स्वीकार्य संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा। यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत ने संयुक्त स्पीकर और सांसद फोरम बनाने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली के साथ बातचीत की और दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को और पुख्ता करने के लिए कहा। इससे दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं।
दोनों नेताओं के बीच बातचीत में कोविड-19 महामारी के बाद सहयोग के अवसरों और व्यापार समेत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय समुदाय दुनिया के 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आपसी सहयोग के माध्यम से पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पिछले साल जुलाई में शिखर वार्ता हुई थी। इसके बाद दोनों के संबंधों में काफी बेहतरी आई। भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदार भी हैं और व्यापार सहित निवेश के क्षेत्र में भी सहयोग के काफी अवसर हैं। दोनों संसदों में मिलकर किस तरीके से हम लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करें और उस वैश्विक समुदाय को अधिक सहयोग और समन्वय के साथ हम बेहतर ढंग से चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। भारत और यूरोपीय संघ के साथ हमारे संबंधों को हम बहुत महत्व देते हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। राज्यसभा के महासचिव ने योगा फास्टिंग प्लैंक नाम के सत्र में खुद योगासन करके दिखाया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से योग के माध्यम से तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्लैंक से किस तरह चर्बी को कम कर वजन नियंत्रित रखा जा सकता है। इस दौरान राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। महासचिव देश दीपक वर्मा ने इस विषय पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। हमारे साथ राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी हैं। सर, ये जो योगा फास्टिंग जो प्लैंक का आपने अभी साझा किया है, किस तरह से फ़ायदेमंद है आपके लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वर्क प्लेसेस में आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये तरीका आ गया है कि हम वर्क प्लेस पे भी एक्सरसाइज कर्मचारियों से, अधिकारियों से कराते हैं, ताकि क्योंकि अगर अच्छे स्वस्थ हमारे लोग रहेंगे शासन में काम करने वाले, सरकारी कार्यालयों में, राज्यसभा सचिवालय में, तो उनका आउटपुट भी अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात कि उनकी माइंड में पॉजिटिविटी आती है। कितने दिन की प्रैक्टिस ये है जो आप इस लेवल पे आ सके और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ, वज़न कितना आपका कम हुआ? मैं पहले तो जब प्लैंक करना शुरू किया था तो मैं 15 सेकंड से ऊपर नहीं कर पाता था। अब मुझे करते हुए लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे और मैंने करीबन अपना जो वज़न है, वो इम्पॉर्टेंट बात है कि वज़न जो हमने लूज़ किया वो इंचेस में लूज़ किया। तो आपको लगता है कि 2.5 मिनट का ये प्लैंक ये लोगों के लिए काफ़ी है? देखिए, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और बहुत ही जादुई ढंग से हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथी अधिकारियों और कर्मचारियों से इसको शेयर करूं और अगर वो चाहें तो इसको अडॉप्ट करके अपने जीवनचर्या में इसको ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से महासचिव महोदय ने बताया कि योग, फास्टिंग और प्लैंक के इस समन्वय से तमाम चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। कैमरामैन DK पांडे के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नई संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 1 महीने पहले 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा और इसके 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार की योजना 2022 में संसद के मॉनसून सत्र का आयोजन नए भवन में करने की है। नए संसद भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सप्ताह की शुरुआत में 14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी थी और इसके अलावा उसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का औपचारिक समापन 3 युवाओं को सर्वोत्तम भाषण के लिए पुरस्कृत करके किया गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को इस मौके पर संबोधित किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने युवाओं को आत्मविश्वास से नए भारत के सपने को पूरा करने का आह्वान किया।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आखिरी चरण के अंतिम दिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 युवाओं को उत्कृष्ट भाषण के लिए पुरस्कृत किया। पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश की स्मिता मिश्रा को मिला, जबकि दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः महाराष्ट्र की अयति मिश्रा और सिक्किम के अविनम मंगर को दिया गया। विजेताओं को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए दिए गए। तीनों विजेताओं की थीम थी लोकल फॉर वोकल। इनका चुनाव 2,34,000 युवाओं के बीच जिला स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश में बने सामान को खरीदने की अपील की। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का नौजवान हमारे गांव शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना। This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. Mainly knitting, crocketing, handloom and handicrafts. Sikkim under this scheme has a huge ocean of possibilities. As an organic state, small farmers and farm outlets could also have huge market value internationally. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के अलावा राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युवाओं से लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने की अपील की। युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कई नए आयाम जोड़े गए हैं। युवा साथियों, कौन भूल सकता है 2014 का वह दिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल पर पहला कदम रखने से पूर्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था और उनका समर्पण भाव आज भी विश्व में एक मिसाल बन गया। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाख युवाओं ने 24 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। युवा संसद प्रतियोगिता राष्ट्रीय युवा महोत्सव का अंग है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से 7 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। लोकतंत्र सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि इसे आम आदमी की जीवन शैली बननी चाहिए और यह जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना ही ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा बनेगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ संसद भवन के सेंट्रल हॉल से मैं अखिलेश सुमन। और इस हफ्ते अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। समिति की अध्यक्षता लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने की। समिति की बैठक में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर मसौदा रिपोर्ट को अपनाया गया। विदेशी मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 को पेश किया था, जिसे 23 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। बिल मैरीटाइम पायरेसी रोकने और पायरेसी के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है। विधेयक भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमाओं से लगे और उससे परे के सभी समुद्री भागों पर लागू होगा। समिति को पैनल को विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रवासी कल्याण पर भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य भारत विदेश में गए भारतीय लोगों को भारत की विकास यात्रा के साथ जोड़ना है। इसके अलावा विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक के एजेंडे में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर विशेषज्ञों ने साक्ष्य जुटाए। पड़ोसी प्रथम नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनयिक दृष्टिकोण की विशेषता है। और इस हफ्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की अहम बैठक हुई। समिति के बीजेपी के लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी हैं समिति के अध्यक्ष। और आपको बता दें कि समिति के एजेंडे में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों,
आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों और केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड समेत शैक्षिक संस्थानों की भूमिका पर शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य जुटाए, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति समेत प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विशेष संदर्भ के लिए किए गए प्रावधान भी शामिल हैं। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।